डॉक्टर महबूबा मुफ्ती ने अवाम को जमीन अपने कंट्रोल में लेने के लिए कहा मोहल्ला कमेटियां और पंचायतें मुतहरिक हो जाएं। ये जमीनें जम्मू कश्मीर के अवाम की है और इस पर यहाँ के लोगों का ही हक होना चाहिए। दाखिला वजीर अमित शाह को बताया जुमलेबाज, कहा तारीख का पहला दाखिला वजीर कि जिसने रियासत को यूटी बना दिया। बीबीसी ऑफिस पर छापामारी पर बोले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कहा बीबीसी वो मीडिया है कि जो सच्ची खबरें दुनिया भर में देता है। लोग समझ रहे हैं कि गुजरात पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर ज्यादती की जा रही है। स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिए जाने पर कहा ये हमें बेवकूफ समझते हैं जो हम नहीं हैं। अलबत्ता हम मुस्लिम अक्सरियती रियासत को तब्दील करने का मौका नहीं देंगे। और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी अपने 2 रोजा निजी दौरे पर आज पहुंचे गुलमर्ग। टंगमर्ग में मकामी लोगों ने राहुल गांधी का किया इस्तकबाल। राहुल गांधी ने भी गाड़ी से उतरकर मकामी लोगों के साथ फोटो उठाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आज का बयान जो हम हाजिर खिदमत करते हैं, लेकिन उससे पहले पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। और महबूबा मुफ्ती जिन्होंने आज मीडिया नुमाइंदों के साथ पीडीपी हेडक्वार्टर पर बात की और इस बातचीत का जो मेन हिस्सा था वो न सिर्फ सरकार पर तनकीद था, बल्कि जो डेमोलिशन ड्राइव जम्मू कश्मीर के अंदर चलाई जा रही है उसके खदुखाल जो है वो महबूबा मुफ्ती ने बयान किया। और महबूबा मुफ्ती का सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहां पर यह देखने को मिला जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहती हूं कि वह अपनी जमीनों का कंट्रोल अपने हाथों में ले। यह महबूबा मुफ्ती ने कहा जो पीडीपी सदर है। उन्होंने कहा कि चाहे मोहल्ला कमेटियां हो चाहे पंचायतें हैं, उन्हें अपने इलाकों की जमीनों को कंट्रोल में लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का बयान जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम उस साउंड बाइट को भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि ये हमें पहले कौम मुखालिफ कहते थे, एंटी नेशनल हमें कहा जाता था और नाजायज कब्जा करने वाला अब कहा जा रहा है, हमें अब एनक्रोचर्स कहते हैं। ये महबूबा मुफ्ती कहती हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह बात भी कही है कि ये हमारी जमीनें हैं और लोगों को ये सारी जमीनें अपने तहफ्फुज और अपनी तहवील में लेनी चाहिए। दरअसल महबूबा मुफ्ती जो ये बयान दे रही है ये इस कॉन्टेक्स्ट में दे रही है, उनका कहना है कि लोगों से जमीनें छीनी जा रही है और ये बाहर के लोगों को अलग अलग मकासद के लिए दी जा सकती है। और इसी वजह से उन्होंने तमाम मोहल्ला कमेटियां और पंचायत कमेटियों के नाम अपना यह पैगाम पहुंचाया और कहा कि वो अपनी अपने इलाकों की जमीनें अपने कंट्रोल में ले। महबूबा मुफ्ती से पूछा गया कि बीजेपी कहती है कि नया कश्मीर है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, तो उसके जवाब में बहुत ही तेजी के साथ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नौकरियों से हटाना, जेल में लोगों को भर देना, लोगों के घर उजाड़ना ही अगर नया कश्मीर है तो ये इनका नया कश्मीर है। महबूबा मुफ्ती ने उन्होंने कहा कि एक मखसूस जमात के लोग गरीबों से इस डेमोलिशन ड्राइव को लेकर वोट और अमीरों से नोट वसूल रहे हैं। यानी जिन लोगों के नाम नोटिस आते हैं अगर वो गरीब हैं तो बीजेपी के लोग उनके घर जाते हैं। ये महबूबा मुफ्ती कहती है कि बीजेपी के लोग उनके घर जाते हैं और घर में जाकर उन्हें कहते हैं कि आप हमें वोट दे दो, उसके बाद हम आपके घर को बचाएंगे। और अगर अमीर होगा तो उससे कहा जाता है कि आप हमें नोट दे दो तो आपका होटल, आपका जो कोई बिल्डिंग, आपका मकान वो बच जाएगा। तो ये 2 चीजें बीजेपी ने यहां पर शुरू की है, ये महबूबा मुफ्ती कहती है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जब से डेमोलिशन ड्राइव शुरू की गई है, इन्हिदामी कार्रवाई जारी है, तब से बैंकों ने भी अब लोगों को सताना शुरू कर दिया है। मान लीजिए महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि मान लीजिए कि अगर किसी ने लोन लिया है बैंक से और उसके बाद अपनी जमीनें मॉर्टगेज रखी है, तो आज बैंक वाले उन्हें यह कहते हैं कि आप पहले दस्तावेजात लाओ, आज कागजात लाओ, आज ये चीज जो है पूरी करो, कल दूसरी चीज पूरी करने के लिए कही जा रही है। तो कुल मिलाकर लोगों से भी तंग तलब किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि वरना हम आपकी दूसरी प्रॉपर्टी को इस चीज के साथ मुंसलिक करेंगे। बहरहाल
महबूब मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। जमीन के मालिक यहाँ के लोग हैं, स्टेट होता है, वी आर अ स्टेटलेस पीपल, हमारी इस वक्त कोई रियासत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हमारे मालिक हमारे लोग हैं और उनको अपनी जमीन का जो कस्टडी है अपने हाथ में लेनी चाहिए। इस तरह से वो हमें एनक्रोचर का नाम दे कि नाजायज कब्जे करने वालों का नाम दे। पहले तो इंटरनेशनल बुलाते थे, अब नाजायज कब्जावर करके बुलाते हैं। हम नाजायज कब्जावर नहीं है, ये हमारी जमीन है, इस पे हमारा कंट्रोल है और लोगों को इसका कंट्रोल लेना चाहिए, चाहे वो घास चराए हो, चाहे वो शामलियात हो, चाहे वो कस्टोडियन लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, ये यहाँ के लोगों की जमीन है। जहाँ आप 99% जो है मुसलमानों के घर, उनकी दुकानें, उनके शॉपिंग मॉल, उनके कॉम्प्लेक्सेस, गरीबों की घर उनकी झोंपड़ियाँ उड़ा रहे हैं, वहाँ आप दूसरी कम्युनिटी के एक आध घर को भी उड़ा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। या जो बीजेपी का जो आम लोग हैं उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को डेमोलिश किया जाता है, मगर जो बीजेपी के लोग हैं उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है हमने अटैच किया, हमने लॉक कर दिया। तो ये तो सीधे फर्क नजर आता है क्या क्या हो रहा है। देखिए ये एक चीज चल रही है, इसको जो मैंने पहले भी कहा, जो गरीब लोग हैं जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिनके घर डेमोलिश किए जाते हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग जाते हैं, उनको कहते हैं आप हमारे साथ मिल लीजिए, हम आपकी जो जमीन है वो रेगुलराइज करवाएंगे। तो ये वही एक टैक्टिक है, क्योंकि जब इनको लगा कि कश्मीरी लोग जो हैं वो हमारे झांसे में नहीं आ रहे हैं, तो अब उनको थ्रेटन करके, ब्लैकमेल करके कि आपका घर गिरा देंगे, आपकी दुकानें गिरा देंगे, अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ नहीं करेगा। ये गरीबों से वोट और अमीरों से नोट की बात चल रही है और इसके अलावा कुछ। यहाँ से बैंक्स ने भी शुरू कर दिया है लोगों को नोटिस भेजना कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में है उसके बारे में आप हमारे साथ फैसला करो, या पूरा पैसा दो या हम आपका जो है मकान वगैरह ले लेंगे। ये तो एक बाज़ाब्ता एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना तंग किया जाए, उनको इतना सताया जाए कि उनके पास और कुछ सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहे। मगर उनको ये समझना चाहिए कि एक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में जो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम चाहता है, जो चाहता है कि हम इस मुल्क के साथ बराबरी के लेवल पे रहें, पार्टनर्स की तरह रहें, गुलामों की तरह नहीं रहे। तो उस सेंटिमेंट को आप जेल में नहीं डाल सकते। अभी खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि छोटी अदालतें तो जमानत देने से भी डरती हैं। आम जो केसेस है, अब जब कश्मीरियों के केसेस हैं तो उसमें तो जमानत भी नहीं होती है। तो ऐसे माहौल में ये और क्या। महबूब मुफ्ती जब यहाँ मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे कहा गया है कि कल ही दाखिला वजीर अमित शाह से जब एक प्रेस नुमाइंदे ने सवाल पूछा, कहा कि महबूब मुफ्ती इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि महबूब मुफ्ती को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? तो महबूब मुफ्ती ने कहा कि मरकजी सरकार को जब किसी मसले से अटेंशन डाइवर्ट करना होता है तो कश्मीर से बढ़कर कोई चीज उन्हें नहीं मिलती है जिससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। रही बात दाखिला वजीर अमित शाह साहब की, वो तो खुद ही बोलते हैं कि वो जुमलेबाज हैं और उन्होंने खुद भी इसका एतराफ किया। और साथ ही साथ महबूब मुफ्ती ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में पहला दाखिला वजीर है जिन्होंने स्टेट को यूटी बना दिया है। कहते हैं हम बात नहीं करते, हम जुमले बोलते हैं। उनका तो ऑन रिकॉर्ड है, जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था 15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में जाएगा, 2 करोड़ रुपया हर साल लोगों को मिलेंगी, उन्होंने कहा इलेक्शन में ऐसे जुमले कहे जाते हैं। तो ऐसे में उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं कि स्टेटहुड। पहले मुझे बताइए, जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले ऐसे होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक स्टेट को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, और अब वो इस बात को डाइवर्ट करने के लिए जो इस वक्त अडानी का मसला है, बाकी मसले हैं, जो उन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो उन्होंने पूरे मुल्क के बैंकों को लूट के पूरे मुल्क की इकोनॉमी को इस वक्त पुट एट स्टेक है, उसका दिवालिया निकालने की उस पे राह पे हैं। तो उन सब चीज़ों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उनको जम्मू कश्मीर से अच्छी कोई जगह ही नहीं मिल सकती है कि जब भी अटेंशन डाइवर्ट करना हो तो जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ करो, जैसे डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। चलिए, महबूब मुफ्ती कहती है कि अडानी के मामले से जब अटेंशन डाइवर्ट करना होगा तो फिर कश्मीर ही वो जगह है जहां डाइवर्जन हो जाता है। महबूब मुफ्ती ने
BBC کے دفتروں پر چھاپہ سے بھی متعلق یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو جمہوریت ہے اس کی ماں ہے، اور اس میں جب BBC کے دفتروں پر چھاپہ ماری ہو رہی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو BBC نے گجرات کو لے کر یا وزیر اعظم کو لے کر ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور اس سے ملک کی امیج باہر بہت خراب جا رہی ہے. اصلی لینگویج ہے یہاں اردو. ہمیں ہندی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر جو ہماری اپنی لینگویج ہے، بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ، ہماری اپنی لینگویج اردو ہے، تو اس کے بجائے آپ ہندی پڑھاتے ہیں. اگر ان میں دم ہے تو ساؤتھ میں یہ کر کے دکھائیں. وہاں تو گھبراتے ہیں ہندی کا نام لینے سے، اور یہاں جو ہے جو سارا وہ کیا کہیں گے. یہی کہ انہوں نے کہا تھا غریبوں کو ہم آسمان پہ لے کے جائیں گے. اب غریبوں کی ہتھرس کا معاملہ، وہاں بھی غریب بچی کے ساتھ ریپ ہوا، اس کے بعد اس کو فٹافٹ جلایا گیا، باڈی نہیں دی گئی. اب یہ دو جو ہے ماں بیٹی جو ہیں جیل گھر کے اندر ان کو زندہ جلا دیا گیا. تو اس سے بڑی ناانصافی جو دنیا میں ایک بہت ہی زیادہ معتبر، بہت ہی کریڈیبل نیوز ایجنسی مانی جاتی ہے، اور خاص کر جب انہوں نے وہ جو ڈاکومنٹری بنائی گجرات رائٹس پہ، اس کے بعد ان پہ اس طرح کا ریڈ ہونا، تو یہ پوری دنیا میں جو ہے ہندوستان کی صاف کو زخم پہنچاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں. اور ساتھ ہی میں یہ جو BJP والے وشو گرو کی بات کرتے ہیں، تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک جس کو مدر آف ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے وہ کہاں پر ہے اس وقت. یہاں جو بھی حزب مخالف آواز. ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی BBC کے دفتروں پر چھاپہ ماری کو افسوسناک قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ میڈیا ادارہ ہے جو ساری دنیا کو کور کرتا ہے اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے مطابق سچی خبریں بھی دیتا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ میڈیا ہندوستان میں سپریس ہے. میرے خیال سے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. لوگ سمجھیں گے کہ جو BBC نے گجرات کو لے کر ڈاکومنٹری بنائی اسی کو لے کر انہیں تنگ کرنے کی ایک کوشش ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آگے ایک اور سوال میں یہ کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیں بے وقوف سمجھتی ہیں، لیکن ہم بے وقوف نہیں ہیں. ان کی منشا ہے، یعنی وہ ان کی سوچ ہے کہ مسلم اکثریتی ریاست کو مسلم اقلیت میں تبدیل کیا جائے. لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ اس مقصد میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک وہ میڈیا ہے جس نے کہ ساری دنیا کو کور کرتا ہے اور قریباً سچی خبریں ہر جگہ دیتا ہے، جو کئی ملکوں کو اچھا نہیں لگتا ہے. اور جو ان پہ آج یہ ہوا ہے یہ ہم کو لگتا ہے کہ دیکھیے پہلے ہی جمہوریت پہ یہاں خطرہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کتنا ہی سپریسڈ ہے، اور اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس وقت، کیونکہ یہ BBC کی جو 2 ڈاکومنٹریز آئی تھیں اس کا لوگ یہی سمجھیں گے کہ اسی کا اثر ہے. کیونکہ اگر نارملی یہ پہلے کر دیتے جب ڈاکومنٹری نہیں تھی تو ہم مانتے کہ بھائی ان کی کوئی غلطی ہے اس کی وجہ سے کیا. مگر آج میں سمجھتا ہوں ہر ایک انسان یہی سوچتا ہوگا کیونکہ وہ ڈاکومنٹری آئی تھی تو اس کے لیے اب ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کی نیت کیا ہے. میں جانتا ہوں ان کی نیت کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو اسٹیٹ ہوڈ دینا نہیں ہوگا، یہ ٹرنکیٹڈ اسٹیٹ ہوڈ دیں گے الیکشن کے بعد. ان کی منشا یہی ہوگا. یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم بیوقوف نہیں ہیں، ہم عقل مند ہیں. ہم جانتے ہیں ان کا ارادہ کیا ہے. ان کا ارادہ یہ نہیں ہوتا تو ڈیلیمیٹیشن بھی نہیں کرتے جس طرح ان نے کی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ کو مسلم میجورٹی اسٹیٹ سے نکالا جائے اور ہندو میجورٹی اسٹیٹ بنائی جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں، مگر یہ کامیاب نہیں ہوں گے اس میں. نہ یہیں پہ نہیں، جموں میں بھی ساری ریاست میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیے دلی میں بھی جب کالونیز بنی تھی اور وہ انآتھورائزڈ کالونیز تھے ان کو ریگولرائز کیا گیا. یہاں کیا وجہ ہے کہ ان کو ریگولرائز نہیں کر سکتے؟ اور اس وقت سردیوں کے وقت میں اور غربت آسمان پہ ہے. ایک دکاندار جو 2 پیسے کماتا ہے وہ آج وہ اس سے بھی محروم ہو گیا. آپ نوکری نہیں دے رہے ہیں، آپ لوگوں کی بہتری نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. ان کو یہ روکنا چاہیے.
मुझे बहुत अफसोस है, सख्त अफसोस है कि दिल जीतने के बजाय दिलों को और दुख दिया जा रहा, उनको और धक्का मारा जा रहा। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद आज श्रीनगर के दौरे पर थे और श्रीनगर के अंदर वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का जायजा ले रहे थे। हालांकि उनके हमरा एसएसपी श्रीनगर भी थे और जब वो दौरा कर रहे थे उसके बाद मीडिया नुमाइंदों ने उनसे कुछ सवालात पूछे और सवालात इन्हिदामी कार्रवाई को लेकर हुए। तो उस पर एजाज असद ने कहा कि इन्हिदामी कार्रवाई को लेकर आपको पता ही है कि कई जगहों पर मुहिम चलाई गई है। आगे का लाहेअमल एलजी साहब का स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट है, ये एजाज असद ने कहा। यानी कि एलजी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अपने आप में कंप्लीट है और एलजी साहब ने जो कहा है वही होगा, यानी उन्होंने जो कहा वही ऑर्डर है और वही कानून भी है, ये एजाज असद ने कहा। एनफोर्समेंट ड्राइव के बारे में तो इससे पहले मुख्तलिफ जगहों पर ड्राइव की गई है, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी की गई है बाकी अजला की तरह, और इस पर क्या आगे का लाएअमल है उस पर जो ऑनरेबल एलजी साहब की स्टेटमेंट है वो अपने आप में कंप्लीट है और वो सब आप लोगों को मालूम भी है, आपने सुनी भी है, समझी भी है, पढ़ी भी है और अखबारों में लिखा भी है। जो कह दिया उन्होंने वही ऑर्डर है और वो कानून है। स्मार्ट सिटी की बात, चलिए, जो कह दिया उन्होंने वही ऑर्डर भी है और वही कानून भी है। और एलजी साहब ने क्या कहा था? एलजी साहब ने ये कहा था कि जो गरीब हैं उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। बाद में दूसरे एक सवाल में एजाज असद कहते हैं कि सरकार का काम है लोगों को लाइवलीहुड देना, लाइवलीहुड छीनना नहीं है। हम गवर्नर की हिदायत का मुकम्मल पालन कर रहे हैं, जिसके तहत किसी भी गरीब, लैंडलेस और मजदूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बार बार कहा है, हम उस चीज़ को पूरा उसका पालन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस का पूरा पालन कर रहे हैं और किसी भी गरीब को, लैंडलेस को, दिहाड़ीदार को बिल्कुल भी नहीं टच किया जाएगा और किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, वेलफेयर स्टेट का काम है लोगों को लाइवलीहुड देना, लाइवलीहुड छीनना काम नहीं है। तो इसलिए हम पूरा जैसे वेलफेयर स्टेट करती है उसी तरीके से हम भी एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल सरकार की जो डायरेक्शंस है वो क्लियर है इस बारे में और आप सबको वो मालूम भी है। इधर आज कुछ एक इलाकों के अंदर, यानी वादी कश्मीर के कुछ एक इलाकों के अंदर बाजार बंद थे। हालांकि बाद में ये बाजार खुले भी, दुकानें खुल भी गई हैं दोपहर के आते आते, लेकिन दोपहर तक ये दुकानें बंद ही नजर आई। बाज़ लोग यही कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ प्रेस बयान थे या कुछ प्रेस नोट थे जिनमें हड़ताल करने के लिए कहा गया था और इन्हिदामी कार्रवाई को रोकने के लिए इस तरह का जो प्रेस नोट थे वो नजर आ रहे थे। लेकिन जब सुबह सुबह ये दुकानें बंद थी, बाद में ये दुकानें खुलती हुई भी नजर आई है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है वो अपने 2 रोजा निजी दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर है और जम्मू कश्मीर के अंदर यानी गुलमर्ग के अंदर, सयाहती मकाम गुलमर्ग के अंदर मौजूद है। आज भी राहुल गांधी टी शर्ट पहने हुए थे, हालांकि आज सफेद नहीं बल्कि ब्लू रंग की टी शर्ट थी। और आज जब राहुल गांधी टंगमर्ग पहुंचे तो टंगमर्ग में मकामी लोग जोक दर जोक उन्हें मिलने के लिए आए, उन्हें गले लगाया, उनके साथ फोटो भी खींचे और उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। तो इस तरह से राहुल गांधी 2 रोजा दौरे पर आज गुलमर्ग के अंदर मौजूद है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला कोई भी कांग्रेस का लीडर यहां पर नहीं था, क्योंकि माना जा रहा है कि राहुल गांधी का ये निजी दौरा है। इस तरह से वो किसी भी पार्टी लीडर ने उन्हें यहां वेलकम या इस्तकबाल नहीं किया है। चलिए, उधर बात जम्मू की है और जम्मू में आज पीएम पैकेज के तहत जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज है उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और डोगरा चौक के अंदर जब उन्होंने एहतजाज किया, डोगरा चौक से प्रेस क्लब जम्मू तक ये जाने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने यहाँ पर मुजाहरे किए। लेकिन उन्हें कहा गया, यानी जब ये एहतजाजी मुजाहरीन यहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि उन्हें कहा गया है पुलिस की जानब से कि यहाँ दफ़ा 144 नाफिज है, इस तरह से आप ग्रुप्स में यहाँ एहतजाज नहीं कर सकते हैं।
आपको बताते चले कि ये जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज यानी माइग्रेंट एम्प्लॉयज यहाँ पर मौजूद थे, उनकी मांग ये थी कि उन्हें महाशिवरात्रि का त्यौहार मद्देनजर रखते हुए उन्हें सैलरीज रिलीज की जाए। आपको याद ही होगा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद जब ये माइग्रेंट्स जम्मू चले गए और अपनी ड्यूटियों पर नहीं आए तो उस पर सरकार की जानिब से वाज़ेह एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज हैं अगर वो ड्यूटियों पर वापस नहीं आते हैं तो उनकी सैलरीज को बंद किया जाएगा। तब से वो एहतजाज भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और साथ ही साथ उनकी सैलरीज को रिलीज किया जाए। हमारी सैलरी शिवरात्रि पे बंद है, मेहरबानी करके हमें फोर्स मत कीजिए ज्वाइन करने के लिए जहां पे हमारी जानों को खतरा है। आप एक ऐसे प्लान लेके आइए जिसमें आप केपी एम्प्लॉयज की सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिहेबिलिटेशन और एक ऐसा मॉडल डेवलप करते हैं जिसमें ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए कश्मीर घाटी में रह पाएगा। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट से हमें डर है कि शायद अगली किलिंग्स होगी और हम उसके शिकार होंगे। अगर हमें वहां मारा जा रहा है, लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर मैं वहां जाऊंगा और तनख्वाह लेता हूं, क्या आप मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी की इंश्योरिटी लेते हैं? क्या आप मानते हैं जिस रिहेबिलिटेशन प्लान में आपने मुझे लगाया है उस रिहेबिलिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर? चलिए आखिर पर स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं इमैन्स की। इमैन्स कश्मीर की जानिब से आज श्रीनगर में बच्चों के डॉक्टरों के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनेकाद श्रीनगर के अंदर किया गया था जिसमें चाइल्ड एंड एडल्ट मेंटल हेल्थ को लेकर मामलात पर रोशनी डाली गई। इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि बच्चों के मेंटल हेल्थ में कैसे बेहतरी लाई जाए और अगर कहीं पर ऐसे बच्चों की निशानदेही होती भी हैं जिनमें मेंटल हेल्थ को लेकर कोई कमी पाई जाए तो उन्हें उस सूरत में कैसे रेफर किया जाना चाहिए ताकि वक्त पर उनका इलाज व मुआवजा मैसर हो सके। Department of Child Psychiatry, इमान्स कश्मीर in collaboration with Directorate of Health Services, हमने आज वैली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से अराउंड 50 पेडियाट्रिशियंस को लाए हैं जिसमें कंसल्टेंट्स भी हैं, मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं। गर्ज ये है कि हम चाइल्ड मेंटल हेल्थ को जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो पेडियाट्रिशियंस हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो या टीचर्स हो, बाकी स्टेक होल्डर्स हो, उनकी कैपेसिटी को एनहांस करें सो दैट कि इस बच्चे को अर्ली आइडेंटिफाई करके हमारे जितने भी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं वहाँ तक इन बच्चों को टाइमली रेफर किया जाए। रही बात आज के हवाले से, आज हमने यहाँ पे जितने भी पेडियाट्रिशियंस को मदऊ किया है वो हर किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग। तो नाज़रीन आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।